13 अक्टूबर 1972 दृश्य खुलता है एक युवा रग्बी टीम पर जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच खेलने के लिए उरुग्वे से चिली जा रही है। खिलाड़ियों के चेहरों पर उत्साह, हंसी और नई उम्मीद थी। कई लोग पहली बार अपने देश से बाहर कदम रखने वाले थे। कुछ खिलाड़ियों के परिवार भी उनके साथ उड़ान में थे ताकि इस ऐतिहासिक मुकाबले का हिस्सा बन सकें। फ्लाइट ने शांत मौसम में टेक ऑफ किया। सफर सामान्य दिख रहा था क्योंकि चिली तक पहुंचने में आमतौर पर सिर्फ 3 घंटे लगते थे, लेकिन इस रास्ते पर एक बाधा थी, घातक एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिनकी बर्फीली चोटियां आगे चलकर मौत का जाल बनने वाली थीं। पहले कुछ मिनट बिल्कुल सामान्य रहे, हंसी मजाक, बातचीत और खिलाड़ी अपने भविष्य के सपनों में खोए हुए थे। लेकिन धीरे धीरे बादलों का रंग बदलने लगा और फ्लाइट अचानक तेजी से हिलने लगी। कॉकपिट में बैठे पायलट स्थिति संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टर्ब्यूलेंस इतना खतरनाक था कि भीतर बैठे यात्रियों की धड़कनें तेज हो गईं। फिर एक झटका, फ्लाइट दर्दनाक तरीके से नीचे गिरने लगी। लोगों की चीखें, सीटों की चरमराहट और धातु टूटने की आवाज एक साथ गूंज उठी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विमान एंडीज की बर्फीली चोटी से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि प्लेन 2 हिस्सों में फट गया। आगे का हिस्सा बर्फ पर कई सौ मीटर तक घिसटता हुआ चला और अंत में एक विशाल चट्टान से टकरा कर रुक गया। सीटें एक दूसरे पर चढ़ गईं, कुछ शरीर पल भर में कुचल गए और पल भर में 45 जिंदगियों वाली उड़ान बिखर गई। लेकिन कुछ लोग अभी भी सांस ले रहे थे, घायल, खून से लथपथ, डरे हुए। उन्होंने खुद को संभाला और एक दूसरे की मदद करना शुरू की। लेकिन पायलट दोनों उसी जगह पर मर चुके थे। रात होते ही तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बचने के लिए यात्रियों ने प्लेन के पीछे वाले हिस्से को बैग्स और कुछ शवों से ढकर अस्थायी आश्रय बना लिया। कई लोग सदमे में थे, लेकिन बाकी उन्हें संभालने में जुटे रहे। सुबह जब रोशनी आई तो दर्द एक बार फिर सामने खड़ा था। 3-4 लोग ठंड से मर चुके थे। बाहर सिर्फ अनंत सफेद बर्फ का मैदान था और कोई उम्मीद नहीं। यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है, एक ऐसी लड़ाई जहां हर सांस एक जंग थी। सुबह की रोशनी ने एंडीज की बर्फीली चट्टानों को चमका दिया, लेकिन विमान के बचे हुए यात्री इस चमक में भी सिर्फ मौत की परछाई देख रहे थे। सामने चारों ओर अंतहीन सफेद पहाड़, न कोई पेड़, न कोई जानवर और न ही इंसानी दुनिया का कोई निशान। जिंदा बचे लोग प्लेन के अंदर की सीटें और सामान निकालकर एक बेहतर शेल्टर बनाने लगे। ठंड इतनी तेज थी कि घायल लोगों को धूप में लिटाना पड़ा ताकि कम से कम उनके शरीर थोड़े गर्म हो सकें। जो भी खाने पीने की चीज मिली, चॉकलेट, वाइन की छोटी बोतलें, बिस्किट, सबको एक सूटकेस में इकट्ठा कर दिया गया। ये सामान अब उनकी जिंदगी का आखिरी सहारा था। मरे हुए लोगों के शरीर को उन्होंने प्लेन से दूर बर्फ में दफना दिया, सम्मान के साथ। मन में एक उम्मीद थी कि शायद किसी दिन कोई रेस्क्यू टीम आए और इन शवों को घर पहुंचा सके। तभी ऊपर से एक विमान गुजरा। सभी लोग पागलों की तरह बाहर दौड़े। किसी ने हाथ हिलाया, किसी ने चिल्लाया, किसी ने चमकदार चीजें लहराई, लेकिन मलबा और आसपास की सफेद बर्फ में उनका विमान लगभग अदृश्य हो चुका था। उन्हें कोई नहीं देख पाया। दिन ढलने लगा और दूसरी रात और भी ज्यादा खतरनाक थी। पहाड़ों के बीच चलने वाली ठंडी हवाएं इंसानी हड्डियों तक को जमा देती हैं। सब एक दूसरे से चिपकर गर्मी बांटने लगे। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। नांदो, जो दुर्घटना के बाद से बेहोश था, अचानक होश में आया। वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी बहन के पास पहुंचा, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी मां मर चुकी है। उसकी चीखें पहाड़ों की खामोशी में दब गईं। कुछ लोगों ने बर्फ पर बड़े सूटकेस रखकर एक विशाल क्रॉस का निशान भी बना दिया ताकि ऊपर से गुजरने वाला विमान उन्हें पहचान सके। और जैसे उम्मीद की किरण, एक और प्लेन उनकी तरफ आया। सबने मिलकर शीशे से सूरज की रोशनी प्लेन की तरफ फेंकने की कोशिश की। एक पल को लगा शायद हमें देख लिया गया है। लोग रोने लगे, गले मिलने लगे, प्रार्थना करने लगे। लेकिन रात बीत गई और कोई नहीं आया। अगली सुबह सब समझ गए, वो प्लेन भी उन्हें नहीं देख पाया। अब लोगों ने फैसला किया कि विमान का पिछला हिस्सा ढूंढा जाए। उन्हें याद था कि वहाँ बैटरियां थीं, जिनसे रेडियो चल सकता था, शायद दुनिया से संपर्क बन सके। उन्होंने टूटे हुए कांच और लेदर से अस्थायी गॉगल्स बनाए और खोज में निकल पड़े। लेकिन नीचे की गहराई बर्फ में पूरी तरह छिप चुकी थी। बर्फ खिसकने लगी और वे डर गए। तुरंत वापस लौट आए। दिन गुजरते गए और एक हफ्ते बाद खाना पूरी तरह खत्म हो गया। भूख ने सबकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी थी। कुछ ने जूते के लेस चबाने शुरू कर दिए, कुछ बर्फ के नीचे उगी काई खाने लगे, लेकिन उससे उल्टी और बीमारी बढ़ गई। तभी नांदो ने धीमी आवाज में कहा, अगर जिंदा रहना है तो जो हमारे पास है वही खाना होगा। इस बात ने सबको हिला दिया। लोगों ने बहस की, रोए, एक दूसरे को कोसा, लेकिन पेट में उठती दर्दनाक भूख किसी भी इंसान की सोच बदलने के लिए काफी होती है। उसी दौरान नांदो की बहन भूख और चोटों से मर गई। अब दर्द की सीमाएं टूटने लगी थीं। उनकी दुनिया सिर्फ बर्फ, ठंड और मौत बन चुकी थी। 21वें दिन आखिरकार बची हुई टीम एक ऐसे फैसले पर पहुंची जिससे इंसान का खून भी जम जाए। उन्होंने नर भक्षण को स्वीकार कर लिया। जिंदा रहने के लिए मरने वालों का मांस खाने का निर्णय लिया।
5 लोग ऐसे थे जिन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन इंसानी मांस खाने से इनकार कर दिया। बाकी मजबूर थे। अब बर्फ पर बिछा नरक एक लंबी जंग बन चुका था। नरभक्षण का फैसला किसी के लिए आसान नहीं था, लेकिन ये मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी दीवार थी। जो लोग आगे बढ़े वे बर्फ की तरफ नहीं बल्कि अपनी इंसानियत के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे। कांच के टुकड़ों से मांस काटते हुए सबकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। कोई चेहरा नहीं देख पा रहा था। ये भूख नहीं, मजबूरी थी। इसके अगले दिन बर्फ के नीचे दबा एक सूटकेस मिला। सूटकेस में रेडियो था, पुराना, टूटा, लेकिन उम्मीद से भरा। उन्होंने उस रेडियो को खोलकर उसके तार निकाले, एक अस्थायी एंटीना बनाया और संकेत पकड़ने की कोशिश की। कई घंटों की कोशिशों के बाद स्पीकर से आवाज आई। सब उछल पड़े। उन्हें लगा कि अब दुनिया उनसे बात करेगी, लेकिन खबर इतनी डरावनी थी कि उनके पैरों के नीचे की बर्फ भी कांप गई। सरकार ने आधिकारिक रूप से खोज अभियान बंद कर दिया था। कहा गया कि इन हालात में कोई नहीं बच सकता, यानी दुनिया ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। जिन 5 लोगों ने नरभक्षण से इनकार किया था, उन्होंने ये खबर सुनकर हार मान ली। कुछ घंटों बाद वे भी भूख से मर गए। बाकी लोग अपने आंसू निगलते रहे, क्योंकि यहाँ आंसू भी ठंडी हवा में जम जाते हैं। अब 3 लड़कों ने फैसला किया कि उन्हें फिर से विमान का पिछला हिस्सा ढूंढने निकलना होगा। इस बार वे और गहराई में गए। रास्ते में उन्हें कुछ टूटा मलबा मिला और कुछ शव जो क्रैश के समय नीचे गिर गए थे। आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। बर्फ की फिसलन, चुभती हवा और -30 डिग्री का तापमान। रात में वे बर्फीली जमीन पर एक दूसरे से चिपक कर सोए, लेकिन सोना शब्द गलत था। ये बस शरीर को जिंदा रखने की कोशिश थी। अगली सुबह वे मौत के बहुत करीब थे। उन्हें समझ आया कि अब पीछे लौटना ही बेहतर है। वे वापस प्लेन तक पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे बता रहे थे वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उसी रात एक और तूफान आया, इतना खतरनाक कि प्लेन का आधा हिस्सा बर्फ से दब गया। कुछ लोग चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भीतर दब रहे थे। ऊपर बैठे लोग कांपते हाथों से सुरंग खोदे रहे। नीचे दबे लोगों की सांसें टूटने लगी। एक महिला जो सबसे नीचे फंसी थी, दम घुटने से मर गई। किसी को रोने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि दूसरा तूफान फौरन आ गया। दोबारा सब बर्फ में जिंदा दफन हो गए। इस बार कई लोग तुरंत मर गए। जो बचे उन्होंने छोटा सा छेद खोदकर हवा आने दी और 2 लंबे दिन बर्फ के नीचे रहे, बिना रोशनी, बिना गर्मी, बिना उम्मीद। 2 दिन बाद जब आसमान साफ हुआ तो किसी चमत्कार की तरह सभी खुद को बाहर निकालने में सफल हुए। लेकिन ये चमत्कार भी अपने साथ एक नया डर लेकर आया। खाना फिर से खत्म हो चुका था। अब वापस बर्फ के अंदर दबी लाशें ही उनकी जिंदगी का सहारा थी। नुमा नाम के एक लड़के के पैर का घाव संक्रमित हो चुका था। उसमें पस और सड़न फैल गई थी। वो चल भी नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया ताकि बाकी लोगों के लिए थोड़ा और बच सके। फिर एक खोज दल फिर से विमान के पिछले हिस्से की तरफ गया। इस बार उन्हें वाटरप्रूफ कपड़ा मिला। उन्होंने उससे एक बड़ा स्लीपिंग बैग बनाया, जो बाद में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। फिर रेडियो पर एक और खबर मिली, क्रैश को 58 दिन हो चुके हैं। सरकार एक अंतिम मिशन भेज रही है, उसके बाद खोज बंद कर दी जाएगी हमेशा के लिए। यहीं से ग्रुप 2 भागों में बंट गया। कुछ लोग उम्मीद का दांव खेलना चाहते थे, कुछ यकीन रखते थे कि अब कोई नहीं आएगा। उसी रात नुमा की हालत बहुत खराब हो गई। अपने आखिरी शब्दों में उसने कहा, अगर मेरी मौत तुम्हें जिंदा रहने में मदद कर सकती है तो मेरा शरीर इस्तेमाल करना। थोड़ी देर बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी मौत ने सबको तोड़ दिया, लेकिन उसका अंतिम संदेश उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफी था। अब समय था पहाड़ों को चुनौती देने का, दुनिया से लड़ने का और मौत को मात देने का। नुमा की मौत ने सभी को भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा बाकियों की जिंदगी बचाना अब पूरी टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। तभी 3 लोगों ने फैसला किया कि वे मौत का डर छोड़कर पहाड़ों को पार कर मदद ढूंढेंगे। ये 3 थे, रॉबर्टो, नांदो और टिंटिन। हर किसी को पता था कि ये यात्रा शायद उनकी आखिरी यात्रा हो, लेकिन पहाड़ों को चुनौती देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वे सिर्फ एक स्लीपिंग बैग और थोड़ा सा खाना लेकर निकले। खाना इतना कम कि उसे गिनकर भी उदासी होती थी। दिन में चढ़ाई, रात में वही एक स्लीपिंग बैग। उसी में 3 लोग अपनी सांसें गिनते हुए रात काटे। बाहर तापमान -25 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता। पहाड़ उतने ही बर्फीले थे जितनी मौत की परछाई, और आसमान उतना ही खामोश जितना उनका डर। कई दिनों की लगातार चढ़ाई के बाद आखिरकार वे एक विशाल चोटी तक पहुंचे, जिसे देखकर एक क्षण को लगा कि वे अब दुनिया के सबसे ऊंचे बिंदु पर हैं। पर जब उन्होंने उस चोटी से नीचे देखा, उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सामने और भी बड़े पहाड़, और भी गहरी खाइयां, और अनंत तक फैली सफेद बर्फ। टिंटिन की आंखों में आंसू आ गए। खाना बहुत कम था। अगर 3 लोग आगे बढ़ेंगे तो कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। एक
दुविधा, एक चुप्पी और फिर एक त्याग। टिनटिन ने अपना खाना रोबर्टो और नांदो को दे दिया। उसने कहा, तुम दोनों जाना, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा हिम्मत है, मैं लौट जाऊंगा ताकि तुम दोनों के पास ज्यादा खाना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके कदम दृढ़ थे। वो अकेला वापस लौट गया, पीठ पर हजारों पहाड़ों का बोझ लेकर। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, रोबर्टो और नांदो। दोनों ने फैसला किया, कुछ भी हो जाए वे चीले पहुंचकर दुनिया को बताएंगे कि उनके दोस्त अभी जिंदा हैं। वो आगे बढ़ते रहे, बिना रुके, बिना थमे, ठंडी हवा के हर वार को झेलते हुए। लगातार 10 दिनों की यात्रा के बाद अचानक बर्फ कम होने लगी, धरती कड़ी महसूस हुई, पत्थर नजर आने लगे और दूर पानी की आवाज सुनाई दी। वे नीचे बढ़ते गए और आखिरकार एक बहती नदी दिखाई दी। दोनों घुटनों पर बैठकर पानी पीने लगे। ये उनके लिए चमत्कार जैसा था। और तभी नदी के दूसरी तरफ एक आदमी घोड़े पर दिखाई दिया। रोबर्टो और नांदो चीखते हुए मदद मांगने लगे, लेकिन नदी का शोर इतना तेज था कि आदमी सिर्फ हाथ हिलाता रहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड जीवन और मौत के बीच की आखिरी दूरी बन गए। उस आदमी ने कागज फेंका। रोबर्टो ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उसने पूरी कहानी लिखकर वापस फेंक दिया। वो आदमी कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाते हुए दूर चला गया। उम्मीद अब पहली बार सच महसूस हुई। रोबर्टो और नांदो को पास के एक झोपड़े में ले जाया गया। उन्हें खाना, कपड़े और गर्मी मिली। शायद लंबे समय बाद पहली बार इधर पहाड़ों में फंसे बाकी साथियों तक ये खबर हवा की तरह पहुंची कि हमें ढूंढ लिया गया है। अब बस रेस्क्यू टीम का इंतजार था। लेकिन पहाड़ों में समय कभी आसान नहीं होता और रातें भी कभी भरोसेमंद नहीं होती। नदी किनारे मिले उस अनजान आदमी ने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाते हुए सबसे नजदीकी बस्ती तक पहुंचने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। चिली की पुलिस को सूचना दी गई, एंडीज में 2 लोग मिले हैं। वे कह रहे हैं कि और भी जिंदा लोग बर्फ में फंसे हैं। इधर रॉबर्टो और नांदो को एक छोटे से घर में ले जाया गया। उन्हें गर्म खाना दिया गया, मोटी कंबलें उड़ाई गईं और पहली बार इतने दिनों बाद दोनों ने इंसानों जैसी गर्मी महसूस की। घर से कुछ दूरी पर खड़े कुछ लोग बेसब्री से सवाल करते रहे, और कितने लोग हैं? वे कहां फंसे हैं? क्या वे अभी जिंदा हैं? रॉबर्टो का जवाब धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में आया, हाँ, हमारे लोग जिंदा हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उस रात एक हेलीकॉप्टर तैयार किया गया। इतिहास में पहली बार एंडीज की सबसे बर्फीली चोटियों के बीच एक जिंदा रेस्क्यू मिशन शुरू होने वाला था। उधर पहाड़ों में प्लेन के अंदर बचे लोग अब भी भूख, ठंड और डर से लड़ रहे थे। लेकिन नांदो और रॉबर्टो की खबर ने उनमें एक नई जान डाल दी थी। लोग एक दूसरे को पकड़कर कह रहे थे, वे पहुंच गए होंगे, मदद आ रही है, बस थोड़ी देर और। कई घंटों की घबराहट, प्रार्थना और दर्द के बाद अचानक आसमान में एक हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजी। पहाड़ों की चोटी पर खड़े लोगों ने पहली बार ऐसा धुआं देखा जो मौत का नहीं, जिंदगी का संकेत था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा। ठंडी हवा ने बर्फ उड़ाई, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। हर कोई अपनी पूरी ताकत से बाहर की ओर भागा। रोने की आवाजें, चीखें, हंसी, ये शायद दुनिया का सबसे अजीब लेकिन सबसे खूबसूरत क्षण था। एक एक कर घायल, कमजोर, आधे मरे हुए लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ाए गए। उनके चेहरों पर जम चुकी बर्फ पिघल रही थी, जिस उनकी आधी मौत अब उड़ते धुएं में गुम हो रही हो। लेकिन सभी को एक साथ नहीं ले जाया जा सकता था। पहला हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ लोगों को ले गया, बाकी फिर से इंतजार में बैठ गए। लेकिन इस बार इंतजार डर का नहीं, उम्मीद का था। अगले दिन दूसरा हेलीकॉप्टर भी आया और 72 दिनों बाद, पूरे 72 लंबे, पीड़ादायक, बेजान दिनों के बाद अंतिम बचे हुए सभी लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद शहर में जैसे कोई त्योहार आ गया था। लोग अस्पताल के बाहर जमा थे, कैमरों की चमक, डॉक्टर्स की भाग दौड़ और मीडिया के सैकड़ों सवाल। लेकिन बचे हुए लोग एक रूम में एक दूसरे को पकड़ कर लेटे रहे, क्योंकि वो जानते थे 72 दिनों की वो खामोशी, वो डर, वो भूख, वो बर्फ में घुलती फुसफुसाहटें उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। कुल 45 लोग प्लेन में थे, उनमें से 16 लोग, सिर्फ 16 मौत से वापस लौटे। और दुनिया ने पहली बार देखा कि इंसान की जिंदा दिली बर्फ से भी ज्यादा कठोर होती है और उम्मीद किसी भी पहाड़ से ऊंची।